नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं कमलेश कुमार यादव। अपन पॉलिटी पर चर्चा चल रही थी, अपनी संवैधानिक विकास पर चर्चा चल रही थी। आज उसी क्रम में अपन 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने 1919 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था, जिसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अपन ने जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था, इसमें अपन ने 2-3 चीज़ें अपन छोड़ दिए थे, वो एक बार यहाँ पर देख लेना। एक तो उसमें जो 1919 का अधिनियम था, उसमें एक चीज़ तो आपको ये देखनी है कि पहली बार भारत में लोक सेवकों की भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में। मैं बात 1919 के अधिनियम की कर रहा हूँ, जो अपन ने पहली वाली क्लास में पढ़ी थी। उसमें एक बात ये थोड़ी सी नोट कर लेना आप कि पहली बार लोक सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। याद रखना, ये 1919 वाले भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था कि पहली बार लोक सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग होगा। अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग होगा तो क्या किया, 1923 में एक आयोग बना, उसका नाम था ली आयोग। कौन सा आयोग बना? ली आयोग। और इस ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, भारत में गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या हुआ, गठन किया गया। ये 3 फैक्ट आपको विशेष रूप से याद रखना है कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके तहत पहली बार लोक सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया। राज्य लोक सेवा आयोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन सी की बात कर रहा हूं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की। बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग की प्रावधान अगर पूछे कि राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 35 में पढ़ेंगे अपन वो, ठीक है। लेकिन पहली बार लोक सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग है, इसका प्रावधान किया गया था इस अधिनियम के तहत। और फिर 1923 में एक आयोग बना, उसका नाम था ली आयोग। और इस ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एक तो आपको ये ऐड कर लेनी है इस 1919 वाली पहली क्लास में। और दूसरी बात इसमें, पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय बजटों को क्या किया, अलग अलग किया। बजटों को अलग अलग किया गया। याद रखना, एक ये आपको विशेषता याद रख लेनी है कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र और प्रांतों का बजट क्या किया, अलग अलग। पहले दोनों का बजट एक ही बनता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, दोनों का बजट क्या कर दिया, अलग अलग, पहली बार इस अधिनियम के तहत। एक विशेषता आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर की विशेषता आपको एक और याद रखनी है 1919 वाले में, वो है कि जो देशी रियासतें थी ना, उन देशी रियासतों की समस्याओं के लिए, उन समस्याओं पर विचार करने के लिए एक मंडल बनाया गया, उसका नाम था नरेंद्र मंडल। याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ भी। देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने हेतु नरेंद्र मंडल, कौन सा मंडल, नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। याद रखना, इस अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत देशी रियासतों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ये 3 विशेषताएं आपको इस 1919 वाले भारत परिषद अधिनियम जो अपने पिछले वाली क्लास पढ़ी थी ना, उसमें आपको ये तीनों ऐड कर लेना है। ठीक है, ये अपने वहां से छूट गई थी। ठीक है, याद रखना 1919 में एक तो है पहली बार लोक सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, और ये 1923 में एक आयोग बनाया ली आयोग, और उसी ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में भारत में
में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की क्या गया, गठन किया गया, ठीक है ना, जिसको अपन यूपीएससी बोलते हैं। और दूसरी विशेषता कि पहली बार केंद्र और प्रांतों के बजटों को क्या किया गया, अलग अलग किया गया। और तीसरी, देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने हेतु नरेंद्र मंडल का क्या किया गया, गठन किया गया। यह 1919 वाला है। अब अपन आज जो चर्चा करते हैं वो करते हैं अपन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। बहुत ही मोस्ट अधिनियम है, याद रखना। 1919 का भी बहुत ही मोस्ट था और 35 वाला जो अधिनियम है ये भी बहुत ही मोस्ट है। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो 1935 का जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम से ये मानते हैं कि ये अधिनियम भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करने में एक मील का पत्थर साबित होता है। मतलब देखो, पहली चीज यहां पर क्या होती है, यह अधिनियम भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित होता है। याद रखना है, यह अधिनियम भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर क्या होता है, साबित होता है। कौन सा, 1935 का अधिनियम। अगली बात करते हैं, शुरू से लेकर अब तक अपने जितने अधिनियम पढ़ लिए, सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अधिनियम था ये। मतलब यह सबसे बड़ा व विस्तृत अधिनियम था। जितने भी अधिनियम बने हैं उन अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था, यह सबसे विस्तृत अधिनियम था। इस अधिनियम में क्या थे, 321 तो अनुच्छेद थे भाई। मैं यहां पे लिख देता हूं, इस अधिनियम में अनुच्छेदों की अगर चर्चा करें तो 321 तो क्या थे, अनुच्छेद थे। फिर अगर मैं बात करूं इस अनुच्छेद में भाग कितने थे, इसमें 14 क्या थे, भाग थे। फिर मैं बात करूं इस अनुच्छेद में या इस अधिनियम में अनुसूची कितनी थी, तो इसमें 10 क्या थी, अनुसूची थी। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन में ये एक मील का पत्थर साबित होता है। ये सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अधिनियम था, जिसमें 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और 10 क्या थी, अनुसूचियां थी। तो भाई हमारा जो संविधान है, आज का जो हमारा वर्तमान जो संविधान है, इस वर्तमान संविधान पर 70% प्रभाव इसी अधिनियम का पड़ा है। अर्थात अगर अपन बात करें कि हमारे संविधान में 70% प्रावधान, अर्थात 2/3 प्रावधान इस अधिनियम से लिए गए थे। भाई ऐसे तो अन्य देशों के संविधान को पढ़ा गया था, वहां से उठाई थी, लेकिन 70% चीजें यहां से उठा ली गई थी 1935 के अधिनियम से। याद रखना है। तो हमारा जो वर्तमान संविधान है, वर्तमान संविधान के 70% मतलब 2/3 मतलब 2/3 70% प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए, याद रखना। ये कुछ सामान्य बातें हैं लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं, याद रखना इस चीज को। अब पढ़ेंगे अपन किसकी विशेषता है 1935 वाले अधिनियम की। पहले तो आपको ये चीजें विशेष तौर से याद रखनी है कि 1935 का जो अधिनियम है, ये अधिनियम भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर क्या होता है, साबित होता है। दूसरी बात, ये जितने भी अधिनियम उनमें सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अधिनियम था। इसमें 321 तो अनुच्छेद थे, 14 इसमें भाग थे और 10 इसमें क्या थी, अनुसूचियां थी। और हमारा जो वर्तमान संविधान है, जब हमारा संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे, तो इस वर्तमान संविधान के 70% प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए थे। मतलब 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए थे। क्लियर। अब अपन बात करते हैं विशेषताओं की। इस अधिनियम की जो विशेषताएं है वो क्या क्या हो सकती है।
बहुत सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। बात करते हैं अपन इसकी विशेषताओं की। विशेषताएं, सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1 विशेषता। याद रखना, 1935 के अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 वाला जो अधिनियम है उसी प्रस्तावना को इसमें क्या किया था, स्वीकार किया था। क्योंकि पहली बार जो प्रस्तावना है उसका उल्लेख 1919 के अधिनियम में मिलता है। 1919 के अधिनियम में इस प्रस्तावना शामिल की थी, तो इसकी स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी। 1919 वाला जो अधिनियम था ना, उसी अधिनियम की प्रस्तावना को क्या किया था, स्वीकार किया था। तो बढ़िया प्रश्न बन सकता है, इस अधिनियम की स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही स्वीकार किया था, पहली विशेषता कंप्लीट। इस अधिनियम की स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही यहां पर क्या किया था, स्वीकार किया गया था। नंबर 2 विशेषता, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। देखो, इससे पीछे वाली क्लास में अपन जाते हैं थोड़े से। 1919 वाला जो अधिनियम अपन ने पढ़ा था, उसकी जांच हेतु एक कमीशन बना था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने ब्रिटिश संसद के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के लिए एक संघ होना चाहिए। ठीक है, वो संघ यहाँ बनेगा। 35 वाले अधिनियम में उसकी व्यवस्था करेंगे। तो देखो, एक अखिल भारतीय संघ, भाई ये अखिल भारतीय संघ था। इसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को एक करना था, इनको एक करके इनका एक संघ बनाना था। लेकिन हुआ क्या, इस अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, लेकिन देशी रियासतों को यह छूट दी थी कि वो चाहे तो इस संघ में मिले या चाहे तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। इस कारण देशी रियासतों ने इस अखिल भारतीय संघ का विरोध किया और इस अखिल भारतीय संघ में देशी रियासतें नहीं मिली। इस कारण ये अखिल भारतीय संघ क्या रहा, असफल रहा। यह बात भी आपको विशेष तौर से याद रखना है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, लेकिन देशी रियासतों को छूट दी गई कि वे शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देशी रियासतों को यह छूट दी गई कि वो शामिल हो सकते हैं इस संघ में, चाहे तो शामिल हो सकते हैं और चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, देशी रियासतों ने इसका विरोध किया, इसमें शामिल नहीं हुए। इस कारण ये अखिल भारतीय संघ क्या रहा, असफल रहा। नोट लगा के मैं लिख सकता हूं नीचे ये चीज, देशी रियासतों के विरोध के कारण यह संघ असफल रहा। विशेष तौर से याद रखना है, देशी रियासतों के विरोध के कारण यह संघ क्या रहा, असफल रहा, संघ नहीं बन पाया साहब। दूसरी विशेषता कंप्लीट हो गई। नंबर 3 विशेषता की अगर अपन चर्चा करें तो नंबर 3 विशेषता में क्या है, केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया
और एक राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। तो अगली बात क्या आ गई, केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग के, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के आयोग का प्रावधान किया और संयुक्त लोक सेवा, संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया और राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, आयोग का प्रावधान किया। याद रखना इस चीज को। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अरे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान तो 1919 के अधिनियम में भी था और यहां पर भी है, लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा आपको कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया था पहली बार। तो याद रखना 1935 के अधिनियम में, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। और दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पर जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया था पहली बार, 35 के अधिनियम। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का तो 1919 के अधिनियम में भी कर किया था और यहां पर भी किया गया, लेकिन इन दोनों अधिनियमों का पहली बार 35 के अधिनियम में किया गया संयुक्त लोक सेवा आयोग। आपको पता है संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, उसका। और राज्य स्तर पर एक राज्य लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब आप बोलोगे सर इनका काम क्या होता है? अरे इनकी जो लोक सेवकों की जो भर्ती होती है वो भर्ती करवाने का होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना ना, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था ना, उस केंद्रीय लोक सेवा आयोग केंद्रीय स्तर की भर्तियां भी कराता था और प्रांतों में राज्य स्तर की भर्तियां भी करवाता था। लेकिन आज वर्तमान का जो संघ लोक सेवा आयोग है, आज उसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, आज वर्तमान का जो संघ लोक सेवा आयोग है वो केंद्रीय स्तर की भर्ती करवाता है और राज्य स्तर की जो भर्तियां है ना वो भी करवाता है। लेकिन वो कब करवाता है? जब वहां की राज्य सरकार उससे निवेदन करेगी, वहां के राज्य के निवेदन पर राज्य स्तर की भर्तियां करवा सकता है, वैसे नहीं करवा सकता। लेकिन केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग है वो दोनों भर्तियां करवाता था बिना कोई निवेदन, क्योंकि पहले राज्य लोक सेवा आयोग होता ही नहीं था, ठीक है ना। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग ही करवाता था राज्य स्तर की और केंद्रीय स्तर की। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग बनने के बाद में जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है वो राज्य स्तर की भर्तियां तभी करवाएगा जब वहां की राज्य सरकार उससे निवेदन करेगी कि ये हमारी भर्ती आप करवाइए, तभी आज का वर्तमान का जो संघ लोक सेवा आयोग है वो करवाता है भर्ती, ठीक है ना, तभी करवाता है। नहीं केंद्र स्तर की भर्ती तो करवाता ही करवाता है। याद रखना इस चीज को थोड़ा सा आपको। तो नंबर 3 विशेषता कंप्लीट हो गई। नंबर 4 विशेषता की अगर मैं चर्चा करूं, नंबर 4 विशेषता, तो 4 नंबर की जो विशेषता है वो क्या है इसमें? 4 नंबर की जो विशेषता है वो है केंद्र और जो राज्य हैं, केंद्र और राज्य है इनको विषय है, उन विषयों का स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। केंद्र व राज्यों के विषयों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया। मतलब केंद्र व राज्यों के विषयों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया केंद्र व राज्यों के विषयों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया और इन विषयों को 3 सूचियों में रखे: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में इन्होंने 59 विषय रखे, राज्य सूची में इन्होंने 54 विषय रखे और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे। मतलब केंद्र व राज्यों के विषयों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया।
संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियां बनाई। संघ सूची में 59 विषय रखे, राज्य सूची में 54 विषय रखे और संवर्ती सूची में 36 विषय रखे। कि संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकारें बनाएगी और संवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाएगी, ठीक है ना। और एक सूची जिसको अवशिष्ट सूची, एक रखी इन्होंने अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। अब अवशिष्ट सूची के जो भी विषय है, अवशिष्ट सूची के जो भी विषय है उन पर विधि बनाने का अधिकार, मतलब इन विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है, मतलब कानून बनाने का जो अधिकार है, ये अधिकार दिया गया। ये अधिकार दिया गया, किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। याद रखना इस चीज को, गवर्नर जनरल को, ठीक है। मतलब 3 तो सूचियां बनाई, संघ सूची में केंद्र, राज्य में राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार आ गई और संवर्ती सूची में दोनों मिलकर आ गई। लेकिन जब कुछ इनके अलावा अन्य कोई विषय बच रहे हैं वो अवशिष्ट सूची में है। अब अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? तो ये अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को दिया गया। तो ये बात भी याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। आज संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है, संवर्ती सूची में आज इनकी संख्या बढ़ गई इन विषयों की। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि 1935 के अधिनियम में संघ सूची में कितने विषय हुआ करते थे? 59 विषय हुआ करते थे। राज्य सूची में कितना हुआ करते थे? 54 हुआ करते थे। संवर्ती सूची में कितना हुआ करते थे? 36 हुआ करते थे। आज तो इनकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये अपन ने यहाँ पर 4 विशेषताएं पढ़ चुके हैं। तो चारों विशेषताएं आप अच्छी तरीके से देख ले। एक बार फिर मैं इनका दोहरान कर रहा हूँ। इस अधिनियम की स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही मतलब यहां पर स्वीकार किया गया था। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, लेकिन देशी रियासतों को छूट दी गई कि वो इस संघ में शामिल हो सकती है या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो क्या किया? देशी रियासतों ने इस संघ का विरोध किया और इसमें शामिल नहीं हुई। तो शामिल नहीं हुई तो यह संघ क्या रहा? असफल रहा। तीसरी विशेषता, केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया और राज्य स्तर पर एक राज्य लोक सेवा आयोग का भी क्या किया गया? प्रावधान किया गया। इनकी तीनों में अगर बात करें तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान तो आपको 1919 में भी मिलता है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी स्थापना का प्रावधान आपको 1935 के अधिनियम से ही मिलता है। क्लियर, याद रखना है। नंबर 4 विशेषता, केंद्र व राज्यों के विषयों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया और संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची 3 सूचियां बनाई। संघ सूची में 59 विषय रखे, राज्य सूची में 54 विषय रखे और संवर्ती सूची में 36 विषय रखे और एक अवशिष्ट सूची बनी। उस अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अगली विशेषता की चर्चा करते हैं, अगली बात करते हैं। नंबर 5 विशेषता, मताधिकार का क्या किया? विस्तार किया गया, विस्तार किया गया। अरे 1919 के अधिनियम में मत देने का अधिकार लगभग 3% लोग हुआ करते थे, उन्हीं को मत देने का अधिकार मिला था। लेकिन अब मत देने का अधिकार में थोड़ा और विस्तार कर दिया गया। अब लगभग 10% लोग मत देने का अधिकार मिल गया, 10% लोगों को। पहले 3% लोग हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ लोगों को और मत देने का अधिकार दे दिया है। तो मताधिकार का क्या किया गया? विस्तार किया गया। नंबर 6 विशेषता, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया साहब, जिसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं। आज वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये अलग है। पहले दिल्ली में सबसे पहले 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसको संघीय न्यायालय बोलते हैं। उस समय वो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था। बोले क्यों? सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं हुआ करता था, उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि उसके निर्णय के खिलाफ लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। और आज का जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान का, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो भारत का सबसे सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि आज का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके निर्णय के खिलाफ अपन कहीं पर भी नहीं जा सकते, लेकिन उसके निर्णय के खिलाफ लंदन में जा सकते थे। इस कारण वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था। इसी में प्रावधान किया गया था वो 35 के अधिनियम में। मतलब दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, एक संघीय न्यायालय, मतलब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फेडरल कोर्ट, की स्थापना का प्रावधान किया।
दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहां से 2-3 चीजें बता रहा हूं आपको नोट लगा के। यह संघीय न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था, लेकिन सुप्रीम नहीं था। यह भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था, लेकिन सुप्रीम नहीं था, लेकिन सुप्रीम नहीं था। क्योंकि इसके निर्णय के खिलाफ लंदन के प्रिवी काउंसिल में, लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती। इस कारण ये क्या नहीं था, सुप्रीम नहीं था। अगर इसके निर्णय के खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं होती तो ये भी आज का जो सुप्रीम है उसकी तरह, आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट रहता। लेकिन इसके निर्णय के खिलाफ लंदन में जा सकते थे, प्रिवी काउंसिल नामक कोर्ट वहां पर जा सकते थे। इस कारण यह सुप्रीम नहीं था। बड़ा तो था, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय तो था, लेकिन ये सुप्रीम नहीं था। और सुप्रीम वो होता है जिसके निर्णय के खिलाफ अपन कहीं पर भी नहीं जा सकते, उसका निर्णय अंतिम होता है, वो तो सुप्रीम होता है। और आज का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है भारत का, इसके निर्णय के खिलाफ अपन कहीं पर भी नहीं जा सकते। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी। अगली बात साहब, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? वैसे तो अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, उस समय अपन पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पर भी इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और मॉरिस गवेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गवेयर। ये संघीय न्यायालय के क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखना। और हीरालाल जे कानिया है ना, वो हीरालाल जे कानिया इसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, संघीय न्यायालय के अंतिम, ठीक है। और चौथे नंबर के हुआ करते थे। जो हमारे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, और इस संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वो। और इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गवेयर। तो ये 2-3 फैक्ट भी आपको याद रख लेना है। अगली विशेषता क्या हो सकती है, नंबर 7 विशेषता। उस समय भारत में कितने प्रांत हुआ करते थे, 11 प्रांत हुआ करते थे। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है साहब। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, कितने प्रांतों में, 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। मतलब 2 सदन बनाए गए। पहले तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी, लेकिन अब 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। तो साहब ये प्रांतों में जो द्विसदनीय व्यवस्था की गई, कितने प्रांतों में की गई, 6 प्रांतों में। बोले सर ये 6 प्रांत कौन कौन से हैं, तो देख ले साहब। एक तो हो गया बंबई, एक हो गया मद्रास, एक हो गया बंगाल, एक हो गया बिहार, एक हो गया आसाम, और एक था संयुक्त प्रांत। ये 6 प्रांत थे। तो 1935 के अधिनियम में इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, व्यवस्था की गई। बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, आसाम और संयुक्त प्रांत। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। 8वीं नंबर की जो विशेषता वो क्या है, अभी आपने पहली वाली क्लास में पढ़ा होगा। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी ना। लेकिन अब 1935 के अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, उस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और अब द्वैध शासन व्यवस्था कहां लागू की गई, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। बहुत ही मोस्ट है, याद रखना है। आपने पढ़ा होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में अपनी घोषणा में यह भी कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। पढ़ा था अपन ने पिछले वाली क्लास में। साइमन कमीशन जब ब्रिटिश से जो संसद है उसके सामने अपना प्रस्ताव रखी थी, जांच करके ले गई थी 1919 के अधिनियम के, उसमें उसने ये भी प्रस्ताव रखा था कि जो ये प्रांत में द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया जाए। हुआ था, और यहाँ पर समाप्त कर दिया 35 के अधिनियम में, ठीक है। तो हुआ क्या,
प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, द्वैध शासन की स्थापना की गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, यहां से याद रखना है। प्रश्न आपको पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी, कौन से अधिनियम से की गई, 1919 के अधिनियम से। फिर प्रांतों में द्वैध शासनीय जो व्यवस्था है उसको समाप्त कौन से अधिनियम के तहत किया गया, 35 के अधिनियम। फिर क्वेश्चन पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कौन से अधिनियम से हुई, तो 1935 के अधिनियम से। यह आपको विशेष रूप से याद रखना। तो ये हमारी 3-4 विशेषता कंप्लीट, एक बार इनका दोहरान कर लेते। मताधिकार का क्या किया गया, विस्तार किया गया। अब 10% लोग मत देने लगे, उनको अधिकार मिल गया, 10% लोगों को मत देने का अधिकार मिला। पहले 3% लोगों को हुआ करता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा विस्तार किया गया। अगली बात, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय मतलब एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब फेडरल कोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था, लेकिन यह भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के खिलाफ लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, इस कारण यह सुप्रीम नहीं था। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, कहां पर, दिल्ली में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मॉरिस स्क्वेयर। और इसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया, जो हमारे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। हीरालाल जे कानिया इसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते। अगली विशेषता, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये 6 प्रांत थे, बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, आसाम और संयुक्त प्रांत। 8वें नंबर पे, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो 1919 में शुरू की गई थी ना, उसको अब यहां पर समाप्त कर दिया। और अब केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। क्लियर है यहां तक? अगली बात करते हैं साहब, अगली विशेषता है 9 नंबर की विशेषता की अपन चर्चा करें। नंबर 9 विशेषता, 9 नंबर विशेषता देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी ना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार किया गया। अभी अपन ने पहले वाला अधिनियम पढ़ा था, उसमें साइमन कमीशन ने यह भी तो घोषणा की थी ना कि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसको बंद नहीं किया जाए, बल्कि इसमें बढ़ावा ही होना चाहिए। तो देखो यहां पर बढ़ा दिया गया, इसका विस्तार किया गया। अब दलित, महिला और मजदूर, इन 3 को भी किस में शामिल कर लिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। अरे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1909 के अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, पहली बार मुसलमानों के लिए हुई थी। फिर 1919 के अधिनियम इसका विस्तार किया गया। फिर इसमें भारतीय, ईसाई, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन समुदाय, यूरोपीय, ठीक है ना, इनको भी क्या कर लिया गया था, शामिल किया गया था। और अब मजदूर, महिला और दलितों को भी क्या कर लिया गया, इसमें शामिल कर लिया गया। तो 35 के अधिनियम में क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार किया और दलितों, महिलाओं और मजदूरों को भी शामिल किया, मजदूरों को भी शामिल किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार किया गया और अब दलितों को, महिलाओं को और मजदूरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। भाई जो दलित थे उन दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। कौन से पंचाट, सांप्रदायिक एक पंचाट आया था जो अंग्रेजों के द्वारा 1932 में ये एक सांप्रदायिक पंचायत लाया था, उस पंचायत के माध्यम से दलितों को भी शामिल किया। तो इस अधिनियम के तहत इनके लिए एक अधिनियम बन गया। इस कानून के तहत इनको माने थे कि आपका भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता, दलित, महिला और मजदूरों को। तो देखो मुसलमानों को 1909 में, फिर भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग हैं, ठीक है ना, इन लोगों का जो अपने अंग्रेज है उनको, बहुत से लोगों को, इन 3-4 लोगों को किस में शामिल किया गया था, 1919 वाले अधिनियम में। और दलित, महिला और मजदूरों, इनको कौन से अधिनियम में, 35 वाले अधिनियम में शामिल किया गया था। क्लियर? अगली बात करते हैं। अगली जो विशेषता है वो कौन सी विशेषता है, तो देखो 10 नंबर की विशेषता अपन इसकी पढ़े तो विशेषता है निर्देशों के उपकरणों का प्रावधान किया गया। इसमें मतलब उल्लेख था
निर्देशों के उपकरणों का उल्लेख किया। निर्देशों के उपकरणों का क्या किया? उल्लेख किया। बोले सर निर्देशों के उपकरणों का उल्लेख ही क्या है? अरे निर्देशों का उपकरण जिनको आज वर्तमान में अपन नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इनको 1935 के अधिनियम से लिया गया था। वैसे देखो नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन आयरलैंड से 35 वाले अधिनियम में लिया, 35 से हमारे यहाँ पर संविधान में इसको उठा लिया। तो इनको 35 वाले अधिनियम में नीति निर्देशक तत्व नहीं बोलते थे, उस समय इनको क्या बोलते थे? निर्देशों के उपकरण बोलते थे। निर्देशों के उपकरण का क्या किया गया? उल्लेख था। आज इनको क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। मतलब वर्तमान संविधान में इनको नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। वर्तमान संविधान में इनको क्या कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इनको 35 के अधिनियम में इनको किस नाम से जाना जाता था? निर्देशों के उपकरण के नाम से जाना जाता था। 11 नंबर की विशेषता, इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से क्या किया गया? अलग किया गया। बर्मा जो आज वर्तमान का म्यांमार है ना, उसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था। तो मतलब बर्मा को भारत से अलग किया गया, अलग किया। आधार्थ, मैंने आधार्थ क्यों लिखा? सुनना, यहां पर ऐसा नहीं है कि बर्मा पहले भारत में था, नहीं, पहले भी अलग ही था बर्मा। तो यहां पे अलग होने से मतलब क्या हुआ? बर्मा को भारत से अलग किया गया। अरे इसका मतलब यह हुआ कि बर्मा के लिए अब अलग कानून बनाने का प्रावधान किया गया। पहले बर्मा के लिए, मतलब जो आज म्यांमार कहते हैं उसको, इसके लिए कानून जो भारत के लिए बनते थे ना, वही कानून इसके लिए बनते थे, अलग से कानून नहीं बनाया पड़ता था। लेकिन अब इस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की कि अब बर्मा के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा, तो वो होता है अलग होने का। तो बर्मा को भारत से अलग किया गया, अर्थात बर्मा के लिए अलग से कानून बनाने का प्रावधान किया गया। कि अब बर्मा के लिए अलग से क्या बनेंगे? कानून बनेंगे। और क्या हुआ? बिहार व ओडिशा को अलग किया। पहले बिहार और ओडिशा एक ही हुआ करते थे, लेकिन 35 वाले अधिनियम में बिहार और ओडिशा को दोनों को क्या किया? अलग अलग किया गया। अगली बात, बॉम्बे व सिंध को अलग किया। सिंध जो आज पाकिस्तान में ना, सिंध प्रांत, तो बॉम्बे व सिंध को क्या किया? अलग अलग किया। मतलब पहले बॉम्बे जो सिंध था ये एक ही हुआ करते थे, लेकिन अब इन दोनों को 35 वाले अधिनियम में अलग अलग कर दिया। तो ये भी आपको विशेष रूप से 11 नंबर पे यहाँ पे याद रखना है। बर्मा को भारत से अलग किया गया, अर्थात बर्मा के लिए अलग से कानून बनाने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। बिहार और ओडिशा को अलग किया गया, बॉम्बे और सिंध को क्या किया गया? अलग अलग किया गया। ये 11 विशेषता आपको विशेष रूप से याद रखनी है 35 वाले अधिनियम के तहत। इन तीन को अपन देख लेते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार किया गया, और अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में के तहत कौन कौन से समुदायों को भी शामिल कर लिया? दलित, महिला और मजदूरों को भी शामिल कर लिया। निर्देशों के उपकरण का उल्लेख किया गया। इसमें निर्देशों के उपकरण क्या थे? आज वर्तमान संविधान में इनको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और बर्मा को भारत से अलग किया, अर्थात बर्मा के लिए अब अलग से कानून बनाने का प्रावधान किया गया। और बिहार और ओडिशा को अलग किया, बॉम्बे और सिंध को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, ये इसकी 11 विशेषता आपको याद रखनी है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट अपने को देखनी है 1935 के अधिनियम के बारे में, वो अपन देख लेते। विशेषताएं 11 आपके सामने हो चुकी है। ये मोस्ट जो विशेषता है, मैंने आपको 11 विशेषता बता दी है। अब अपन चर्चा करते हैं। देखो, अब अपन कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, नोट लगा के अपन इस अधिनियम के तहत कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। पुस्तक का नाम था भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक पुस्तक थी
डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते थे भारत की खोज। भारत की खोज, हिंदी में इस पुस्तक का नाम था भारत की खोज, इंग्लिश में इसको बोलते थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन थे, किसने लिखी थी ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक थी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज। इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, किसके बारे में? 35 वाले अधिनियम के बारे में। 1935 वाले अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह कहा, इसको दासता का अधिकार पत्र। क्या कहा? दासता का अधिकार पत्र। दासता का अधिकार पत्र। दासता का अधिकार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1935 के अधिनियम को दासता का क्या कहा? अधिकार पत्र कहा। और क्या कहा? इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए। मतलब ये अधिनियम इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए। इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। तो याद रखना है 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में दो बात कही। अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या कहा? इसको दासता का अधिकार पत्र कहा और इसको ऐसे इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी जिसमें अनेक क्या लगे हुए हैं? ब्रेक लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये थी। एक विद्वान था, उसका नाम था केवी कीथ। केवी कीथ। केवी कीथ की एक पुस्तक थी इसकी, उस पुस्तक का नाम था भाई भारत के संविधान का इतिहास। भारत के संविधान का इतिहास। भारत के संविधान का इतिहास। केवी कीथ नामक विद्वान की एक पुस्तक थी, उसका नाम था भारत के संविधान का इतिहास। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने बताया कि भारत के लोगों ने यह कहा, कौन से अधिनियम को? 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम के बारे में भारत के लोगों ने यह कहा कि हमको इस अधिनियम के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो गया। सब कुछ प्राप्त हो गया मतलब सब कुछ मिल गया। लेकिन जो इंग्लैंड वासी है, उन इंग्लैंड वासियों ने यह कहा कि हमने कुछ भी नहीं खोया है। मतलब इस अधिनियम के बारे में उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से हमने कुछ भी नहीं खोया है। और भारत के लोगों ने यह कहा कि हमारे को सब कुछ प्राप्त हो गया है। मतलब 1935 के अधिनियम के बारे में भारत के लोगों ने यह कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से हमारे को सब कुछ प्राप्त हो गया इस अधिनियम में। और इंग्लैंड वासियों ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं खोया है। यह बात कौन सी पुस्तक में मिलती है? भारत के संविधान का इतिहास नामक पुस्तक में मिलती है। इस पुस्तक को किसने लिखी थी? केवी कीथ नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। यह आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को पूर्णतया सड़ा गला अधिनियम कहा है। पूर्णतया सड़ा गला। 1935 के अधिनियम को मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतया सड़ा गला अधिनियम कहा है कि यह पूर्णतया क्या है? एक सड़ा गला अधिनियम है। तो इन तीनों को याद रखना है। तीनों काम क्या है जो 1935 के अधिनियम के बारे में बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज पुस्तक में इस अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा और एक ऐसे इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं।
KB कीथ नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक भारत के संविधान का इतिहास में यह बताया कि भारत के लोगों ने इस 35 के अधिनियम के बारे में यह कहा कि हमारे को सब कुछ प्राप्त हो गया, बल्कि इंग्लैंड वासियों ने यह कहा कि हमने कुछ भी नहीं खोया है, इस अधिनियम के माध्यम से हमने कुछ भी नहीं खोया है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को पूर्णतया सड़ा गला अधिनियम कहा है। ठीक है, ये इनके बारे में कुछ जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आलोचना की है इसकी और क्या की है वो अपन देख लिया साहब। अब चर्चा करते हैं साहब, 35 वाला अधिनियम बन गया। अब 1937 फरवरी 1937 में भारत में 11 प्रांत हुआ करते थे। तो फरवरी 1937 में भारत के 11 प्रांतों में आम चुनाव करवाए गए साहब। कब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फरवरी 1937। इस फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में, भारत के कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में आम चुनाव हुए साहब। क्या हुए? आम चुनाव हुए। याद रखना है, पहली बार भारत में आम चुनाव कब करवाए गए? फरवरी 1937 में। कितने प्रांतों में? उस समय प्रांत 11 ही हुआ करते थे, तो 11 प्रांतों में आम चुनाव करवाए गए। इन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई भाई। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब आपको पता है मुस्लिम लीग तो कांग्रेस को देख के जल रही थी, मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी। 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बना ली, इसका मतलब कांग्रेस का बहुमत ज्यादा था। तो 8 प्रांतों में भी याद रखना, इन 8 प्रांतों में से 5 प्रांतों में तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, मतलब कांग्रेस खुद के बहुमत मिला था, इसमें स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। याद रखना है। और 3 प्रांतों में क्या बनी साहब? मिली जुली सरकार बनी, मतलब कुछ अन्य भी कुछ छोटे दल थे उनको मिलाकर। तो याद रखना, कुल मिला के 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई कांग्रेस ने। अब जब फरवरी 1937 में आम चुनाव हुए 11 प्रांतों में, उन 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में सरकार बनी। 8 में से 5 प्रांतों में तो खुद की पार्टी की सरकार बनी, कंप्लीट खुद की पार्टी के सारे जितने भी सदस्य चाहे तो होंगे। बल्कि 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर मिलजुली सरकार बनी, कुछ क्षेत्रीय दलों का भी उन्होंने सहयोग लिया साहब। अब हुआ क्या? कांग्रेस ने 28 माह तक ही शासन किया। 28 माह तक क्या किया? शासन किया। 28 माह तक शासन किया। केवल कांग्रेस ने कितने महीने तक शासन किया? 28 महीने तक ही शासन किया। लगभग ऐसे मानते हैं कि 1939 में कांग्रेस ने क्या कर दिया? सामूहिक त्याग पत्र दे दिया। 8 के 8 प्रांतों में इसकी सरकार थी ना, उस 8 के 8 प्रांतों में से कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक त्याग पत्र दे दिया कि हमारे को सरकार नहीं चलानी है। केवल 28 महीने शासन किया। 28 महीने शासन करने के बाद 1939 में, लगभग दिसंबर के लगभग 1939 में 8 के 8 प्रांतों से कांग्रेस पार्टी ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। बोले सर ये क्या सिस्टम, क्यों ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक साथ सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया 28 महीने बाद में? बल्कि इनकी सरकार भी बढ़िया थी, इन्हीं की सरकार, तो क्यों दिया इन्होंने? इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि 1939 का युद्ध था ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना को अंग्रेजों ने भी शामिल कर लिया था, कांग्रेस की बिना राय के। कांग्रेस पार्टी की बिना राय के द्वितीय विश्व युद्ध में, जो 1939 में स्टार्ट हुआ था, जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ था, 2 खेमे थे उनके मध्य युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की बिना सहमति के भारतीय सेना को भी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने शामिल कर लिया। इससे कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस नाराज होकर 8 के 8 प्रांतों में सामूहिक त्यागपत्र दे दी। अब साहब अंग्रेजों के सामने एक विकट समस्या आ गई, क्योंकि अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को शामिल करना था। जब भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे तो अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में हार सकते थे। तो अंग्रेजों के सामने एक विकट समस्या आ गई। और कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेस मतलब अंग्रेजों के विपक्ष में रहेगी तो सीधी सी बात है कि पूरा भारत रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बहुत बड़ा था। 8 प्रांतों में सरकार बनानी तो शायद जनता इसके पीछे ही थी। तो साहब अंग्रेजों के सामने इस विकट समस्या आ गई। तो इसको, और एक चीज का और भी ध्यान रख लेना, जब
इस कांग्रेस सरकार ने, जब कांग्रेस ने 8 के 8 प्रांतों से जो सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया, तो मुस्लिम लीग खुश होकर 22 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसने 22 अक्टूबर 1939 को, मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग ने क्या बनाया? मुक्ति दिवस। ये भी याद रखना, खुश होकर कि सही मुक्ति मिली, इनसे कांग्रेस से मुक्ति मिल गया, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो याद रखना है 22 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, इसकी खुशी में, जब इन कांग्रेस पार्टी ने त्यागपत्र दिया तब। ठीक है, अब बात करते हैं साहब, जब कांग्रेस पार्टी ने मतलब त्यागपत्र दे दिया सामूहिक रूप से, तो अब अंग्रेजों के सामने एक विकट समस्या आ गई कि हमारे को भारतीय लोगों का सहयोग चाहिए, इनके सहयोग से अपन युद्ध भी नहीं जीत सकते, ये द्वितीय विश्व युद्ध। तो क्या हुआ साहब? 1939 की बात है, अगस्त 1940 की बात है। कब की बात है? अगस्त 1940 की बात है। अगस्त 1940 में लॉर्ड लिलिथ को, इस समय अपने भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के, वो कौन हुआ करते थे? लॉर्ड लिलिथ को हुआ करते थे। तो मैं बात कर रहा हूं अगस्त 1940। अगस्त 1940 में जो लॉर्ड लिलिथगो है, लॉर्ड लिलिथगो ने एक प्रस्ताव लाया, एक प्रस्ताव लाया, क्योंकि ब्रिटेन का इस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है ना, उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वहां पर प्रस्ताव तैयार करके लॉर्ड लिलिथगो को प्रस्ताव देकर भेजा कि जाओ आप, और इन भारतीयों की एक बहुत पुरानी मांग है संविधान सभा का निर्माण, कि हमारी संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, वो संविधान सभा का हम खुद हमारा संविधान का निर्माण करें, उस मांग को स्वीकार कर लो, ठीक है ना, कि आपकी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो उस मांग को इस प्रस्ताव में रखो ताकि वो लोग राजी हो जाएंगे और इस युद्ध में हमारा साथ देंगे। तो अगस्त 1940 में लॉर्ड लिलिथगो ने एक प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस अगस्त प्रस्ताव में इस भारतीयों की जो एक बहुत ही पुरानी मांग थी, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, इसको स्वीकार कर लिया गया कि आप संविधान सभा का गठन कर सकते हो, लेकिन इस संविधान सभा में पूरे सदस्य भारतीय नहीं थे। इन्होंने बोला कि एक संविधान सभा का गठन होगा जिसमें ज्यादातर लोग कौन होंगे? भारतीय होंगे। इसका मतलब कुछ लोग इसमें अंग्रेज भी होंगे। इस कारण कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया अगस्त प्रस्ताव के। नहीं, हम अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। संविधान सभा होगी, संविधान सभा में पूरे के पूरे भारतीय सदस्य होंगे, एक भी अंग्रेज नहीं होगा। बल्कि इस प्रस्ताव में यह था कि इसमें ज्यादातर भारतीय होंगे। इसका मतलब ज्यादातर भारतीय, इसका मतलब कुछ अंग्रेज भी तो होंगे ना। बल्कि इनकी मांग ये थी कि कंप्लीट संविधान सभा में भारतीय लोग ही होंगे, सदस्य कंप्लीट। इस कारण इसका विरोध कर दिया। अगस्त प्रस्ताव क्या रहा? असफल रहा। फिर क्या होता है? 1942 में फिर एक प्रस्ताव आता है, उसको बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड जो क्रिप्स है, इस स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। और क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था? इसमें यह की गई थी कि संविधान सभा का द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने के बाद में संविधान सभा का क्या होगा? गठन किया जाएगा। कि ये युद्ध समाप्त हो जाएगा ना, उसके बाद में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इसका भी विरोध कर दिया, और विरोध करते हुए इसको भी स्वीकार कर दिया कि नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध क्या पता कब खत्म होगा, क्या नहीं होगा, हमारे को अभी की अभी हमारी संविधान सभा का गठन चाहिए, हम अभी करेंगे और अभी हमारा संविधान बनाना शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा ना, उसके बाद में आप संविधान सभा का गठन कर लेना। इस कारण क्रिप्स प्रस्ताव का भी क्या किया? विरोध किया। और यहां तक कि जो गांधी जी है, उन गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में क्या कहा कि यह दिवालिये बैंक के पूर्व तिथि का चेक है। दिवालिये बैंक के पूर्व तिथि का चेक। मतलब क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या संज्ञा दी? दिवालिये बैंक के पूर्व तिथि का चेक कहा है। मतलब डायरेक्ट याद रखना कि दिवालिये बैंक के चेक की संज्ञा। गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिवालिये बैंक के चेक की संज्ञा दी थी? क्रिप्स प्रस्ताव को। दूसरी बात,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि मेरा मित्र कौन, स्टेफर्ड क्रिप्स, इसकी थोड़ी मित्रता थी किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि मेरा मित्र इस प्रस्ताव के माध्यम से शैतान का वकील बनकर आया है, शैतान का वकील बनकर आया है। याद रखना, कौन से प्रस्ताव के माध्यम से, इस क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से। पंडित जवाहरलाल नेहरू की थोड़ी इससे मित्रता थी, तो इसने क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि मेरा मित्र कौन, ये स्टेफर्ड क्रिप्स, ये मेरा मित्र इस प्रस्ताव के माध्यम से, कौन से प्रस्ताव के माध्यम से, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से शैतान का वकील बनकर आया है यहां पर। तो ये दो बातें याद रखनी है क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के पूर्व चेक की संज्ञा की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरा मित्र इस प्रस्ताव के माध्यम से, मतलब क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से शैतान का वकील बनकर यहां भारत आया है। ये दोनों बातों आपको याद रखना। क्रिप्स प्रस्ताव भी क्या रहा, असफल रहा साहब। अब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, आप सबको पता है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है। अब 1945 में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, और खत्म होते ही ब्रिटेन में चुनाव करवाए गए, और वहां पर चुनाव करवाए गए तो वहां पर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, मजदूर दल की सरकार बनी। वहां पर कौन से दल की सरकार बनी, मजदूर दल। और मजदूर दल का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट जो एटली है वहां का प्रधानमंत्री बना, और क्लीमेंट एटली वहां का प्रधानमंत्री बनते ही क्लीमेंट एटली ने यह भारत की जो समस्या थी, इस भारत की समस्या पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भेजा भारत। क्या भेजा, कैबिनेट मिशन। 1945 में इसने कैबिनेट मिशन का वहां पर गठन किया, और 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन भारत आया। 3 लोग थे इसमें कैबिनेट मिशन में। अपन पढ़ेंगे जब संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, संविधान सभा का निर्माण, संविधान हमारा बना है उसका निर्माण, उस समय अपन कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में ब्रिटेन में चुनाव करवाए गए, और चुनाव करवाने में वहां पर सरकार चेंज हो गई, वहां पर मजदूर दल की सरकार आ गई। पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हुआ करती थी वहां पर, लेकिन अब मजदूर दल की सरकार हुई, और वहां का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बन गया। और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते ही भारत की जो समस्या थी, इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए इसने 3 कैबिनेट मंत्रियों का, उसके स्वयं के 3 कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश संसद के, उन 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, और वो दल 24 मार्च 1946 को भारत आया। और उसने यहां पर क्या चर्चा की, वो अपन संविधान निर्माण की कहानी पढ़ेंगे, उस समय अपन पढ़ेंगे। ये मेरी तरफ से आज 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये कंप्लीट हो चुका है। ये इसके बाद में एक क्लास और बचेगी अपनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें हमारा भारत के संवैधानिक विकास वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन भारतीय संविधान निर्माण की, जो संविधान निर्माण की कहानी है, उधर वाले सेकंड अपन टॉपिक में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे।